दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन सीटेट परीक्षा को लेकर के बात करें या फिर हम यूपी टेट एग्ज़ाम को लेकर के बात करें, आपका यूपी सुपर टेट को लेकर के बात करें, आप किन्हीं भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी कि नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है आपकी 2020 की, वहाँ से आपके सवाल आपको जो है उन परीक्षाओं में देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें, जब हम एनपीई 2020 की बात करते हैं उसी में एक आपका उसी के तहत एक मिशन की शुरुआत, एक मिशन जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जिसका नाम है निपुण भारत मिशन 2023। यहाँ पर अगर हम निपुण भारत मिशन के बारे में बात करें तो क्या कुछ इसके टारगेट हैं, ऐसे में कार्यान्वयन प्रक्रिया के बारे में बात करें, इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, आखिर ये मिशन जो है वो क्यों देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में अपने इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पीडीएफ को लेकर के, तो ये 35 पेज की पीडीएफ है जिसमें कंप्लीट आपका निपुण भारत मिशन जो है वो बताया हुआ है। फिर भी हम आपको शॉर्ट में बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, लास्ट तक आप बने रहिएगा। आप सभी का स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, रेड बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट ज़रूर करें। यहाँ पर अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट पे कुछ बात लिखी हुई है। कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास जो है राष्ट्र के लिए सबसे अहम विकास होता है। आप कहते हो कि हम शिक्षित होंगे, हमारा परिवार शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, राज्य होगा, और कहीं ना कहीं हम अगर राष्ट्र की बात करें तो वो शिक्षित होगा। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ावा देने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है। ये आप सभी जानते हो 2020 के नाम से, ठीक है, कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में। कहते हैं जिसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव किए गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार जो है वो कई प्रयास कर रही है, और इन्हीं प्रयासों के चलते एक योजना देखने को मिल रही है जिसका नाम है निपुण भारत योजना। हम आपको बता दें, आखिर दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों पर मुख्यतः इसमें फोकस किया गया है। हम जब डिटेल में भी पढ़ेंगे, हम जब इसके फुल फॉर्म को लेकर के देखेंगे तो भी आपको चीज़ समझ में आएगी। एक है आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। ये दो बातें जो है वो देखने को मिल रही हैं। क्या है ये आधारभूत साक्षरता या भाषा की साक्षरता को लेकर के बात करें, और संख्यात्मकता क्या है। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें, हम देखेंगे यहाँ पर निपुण भारत, और ये कुछ इस तरीके का लोगो आपका जो है एक ऑफिशियल लोगो है निपुण भारत का, जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो पूरे पीडीएफ में दिया हुआ है। निपुण भारत मिशन 2023 लॉन्चिंग की बात, आधारभूत संरचना क्या है, मिशन के हाईलाइट्स क्या हैं। अगर हम यहाँ पर साक्षरता और आधारभूत जो साक्षरता है और संख्यात्मकता है वो क्या होती है, तो ये सब चीज़ें आप इस पर एक नज़र केवल डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जो टेबल ऑफ कंटेंट में जो बातें हैं उसको हमने सब कुछ नीचे मेंशन कर रखा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, SCERT और डाइट के माध्यम से शैक्षणिक सहायता जो दी जाने वाली बात है, आपने दीक्षा प्लेटफॉर्म या दीक्षा एप्लीकेशन के बारे में सुना होगा। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार ज़रूर डाउनलोड करिएगा। किस तरीके से हेल्पफुल है अगर हम शिक्षा को लेकर के बात करते हैं, पहले से ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल रही है। यहाँ पर इन शॉर्ट में अगर हम बात करें, ऊपर आपका बहुत सारी चीज़ें जो टेबल ऑफ कंटेंट्स में है, यहाँ पर बात करते हैं निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को लेकर के। आखिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर के, तो फर्स्ट यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र। आप बोलोगे सर ये तो हम पहले से भी पढ़ते आए हैं। खेल विधि से अगर हम बात करें, खोज विधि को लेकर के, और एक्टिविटी बेस्ड जो भी पेडागोजी है उसको इंक्लूड करना, उसको शामिल करना। दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, देखिए सीटेट के सवाल यहीं से आपके बन के इस समय आ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन 2023 में एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ से पक्का है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बच्चों को प्रेरित करना, स्वतंत्र समझ के साथ पढ़ने लिखने में संलग्न और लिखने पढ़ने के स्थायी कौशल जो है वाला बनाना। यहाँ पर जो भी स्किल देने की बात की है वो एक परमानेंट स्किल की बात की है। हमेशा याद रखिएगा, वो चाहे स्वतंत्रता के साथ में हो, चीज़ों को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम अर्थपूर्ण, आपने इसको पढ़ा होगा, इसीलिए समझ के साथ पढ़ने लिखने में इन्होंने बताया हुआ है। आगे अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट को लेकर के कि थर्ड पॉइंट आखिर ये क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि बच्चों को संख्या है, माप है, आकार के क्षेत्र को तर्क के साथ समझने और उन्हें गणना और समस्या के समाधान में स्वतंत्र बनाना। यही सारे ऑप्शंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। संख्या को लेकर के बात करें, मेजरमेंट क्या होता है, शेप और साइज़ के बारे में, कि ये त्रिभुज है, अगर ये हम बात करें तो ये सर्कल है, किस तरीके से आपका स्क्वायर बनेगा। अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा। आगे आपसे कहते हैं फोर्थ पॉइंट में कि बच्चों की परिचित
घर है, मातृभाषा भाषाओं में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यहाँ पर इन्होंने कहा शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, मतलब अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या टीचिंग मटेरियल उनके साथ में है, उनके पास में है, अगर वो परिचित में है, घर में है, मातृभाषा या कहीं भी किसी में भी। चूँकि है क्या कि बच्चा अपने मातृभाषा भाषिक परिवेश में चीज़ों को समझ रहा होता है, इसीलिए हमेशा उनके दैनिक जीवन से जोड़ करके और उनकी भाषा में चीज़ों को हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। 5वें पॉइंट में उद्देश्य में कहते हैं शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है और शिक्षा प्रशासकों का क्षमता निर्माण। यहाँ पर कैपेसिटी फॉर्मेशन को लेकर के लिखा है कि इनका और इनका इन सभी की आखिर जिम्मेदारी क्या है। हम अगर बात करें तो ये बच्चों को अगर हम सिखाना चाह रहे हैं भाषा संबंधी जो भी हमारी एबिलिटीज़ हैं या फिर संख्यात्मक जो भी एबिलिटीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं तो इनका योगदान क्या होगा। 6 पॉइंट में कहते हैं कि आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना, मतलब अगर अस्थायी अधिगम हो गया तो वो आजीवन हो जाएगा। 7वें में पोर्टफोलियो की बात की हुई है, समूह और मिलजुल कर किए गए कार्य, परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, प्रश्नोत्तर यानी कि जो क्वेश्चनियर होता है, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण यानी कि ओरल रिप्रेजेंटेशन, छोटे टेस्ट यानी स्मॉल टेस्ट की भी इन्होंने बात कर दी। आप देखिएगा कहीं ना कहीं परीक्षा की जो बात होती वो आपने एनसीएफ के में देखा होगा कि वो चीज़ शामिल नहीं थी, लेकिन इसमें इन्होंने स्मॉल टेस्ट को रखने की बात की है। पोर्टफोलियो जहाँ पर आप प्रॉस एंड कॉन्स बच्चों की पूरी डिटेल को आप रख रहे होते हैं, पूरी जानकारी आप रख रहे होते हैं, उनका एक कच्चा चिट्ठा ब्यौरा आप तैयार करके रखते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो देखने को मिलेंगी। आपसे कहते हैं सभी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना कि आखिर वो किस लेवल तक सीख चुके हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए हैं, कुछ हमारा लक्ष्य है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ हमारे लक्ष्य हैं, ये जो उद्देश्य आप पढ़ रहे हो, इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले पॉइंट में आपको और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। वो क्या है, अब जो भी मैंने आपको बताया था, जो आपका एक भाषा को लेकर के और दूसरा क्या है गणित को लेकर के, मतलब पूरा निपुण भारत जो आपका दिया हुआ है ना, किस में सुधार को लेकर के है, तो भाषा में, और दूसरा यहाँ पर गणित के बारे में बात की हुई है। क्या कुछ इनके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या कुछ उद्देश्य हैं। ये कहते हैं अगर हम भाषा के बारे में बात करें, बाल वाटिका, ये कहते हैं अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। ये किसकी बात की, आपने बालवाड़ी में बच्चों को जाते हुए देखा होगा, बिल्कुल सही है, ये उनके लिए है। कक्षा 1 के बच्चों को लेकर के बात करें तो अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4 से 5 सरल शब्द हो, पढ़ लेते हैं। ये उनकी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के बात की जो क्लास फर्स्ट में होते हैं। सेकंड में अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, समझिएगा 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से यहाँ पर वो पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 की बात की इन्होंने, अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। वहीं अगर हम गणित को लेकर के बात करें, आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पूरी तरीके से एलिमेंट्री स्टेज की बात की गई है। एक तो बालवाड़ी वाला, ठीक है, आंगनवाड़ी जिसको कहीं ना कहीं आप कह देते हो, फिर क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन्हीं 3 क्लासेस और एक बालवाड़ी चौथी क्लास, यानी 4 क्लासेस की बात की गई है। अगर हम गणित को लेकर के बात करें, कहते हैं कि 10 तक के अंकों की पहचान और पढ़ लेते हैं, एक क्रम में घटनाओं, संख्या, वस्तुओं, आकृतियों और घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं, मतलब वो उसे अरेंज कर पाते हैं, समझ पाते हैं। क्लास फर्स्ट की बात की तो 99 तक की संख्या पढ़ लेते हैं और वो उसे लिख भी लेते हैं, सरल जोड़ और वो घटाव भी कर लेते हैं। क्लास सेकंड की बात की तो 999 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना उन्हें आता है, 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। वही अगर हम क्लास थर्ड को लेकर के बात करें तो 9999 तक की यानी 9999 तक की संख्याएं पढ़ना और लिखना यहाँ पर वो जानते हैं, सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि विद्यालय के 100% बच्चों के द्वारा वर्ष 2026-27 तक यह लक्ष्य प्राप्त करना है। मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा, एक जो टाइमलाइन दिया गया ये याद रखने की ज़रूरत है, कंठस्थ कर लो 2026-27। ये क्या है, 100% बच्चों के द्वारा, जितने बच्चे हैं उनको ये सारी बातें इस क्लास तक में आनी चाहिए। आप ऊपर देखिए लक्ष्य लिखा हुआ है कि आखिर हमारा टारगेट क्या है, इन क्लासेस में इन बच्चों को ये सारी चीज़ें जो है वो हमें 2026-27 तक 100% उनमें शामिल करना है, लेकर के आना है। आप देखेंगे जब कक्षा 2 में तो यहाँ पर निपुण भारत सूची गणित की जो क्लास है कक्षा 2 की, उसमें देखिए इन चीज़ों को किस तरीके से मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट में इन्होंने 999 तक की संख्या को पढ़ना और लिखना,
फिर उसके बाद इन्होंने बोला 99 तक की वस्तुओं को जोड़ना घटाना दैनिक जीवन स्थितियों में 99 तक की वस्तुओं का योग। फिर उन्होंने गुणा और जोड़ को समान वितरण बंटवारे के रूप में गुणा करना बताया हुआ है, जो थर्ड पॉइंट में बोला है। फोर्थ में इन्होंने संख्यात्मकता की बात की। पाँचवें में इन्होंने कहा आयत क्या है, त्रिभुज क्या है, वृत्त क्या है, अंडाकार और 2D आकृतियों की पहचान करना। आपने देखा लक्ष्य में अभी हम ऊपर यही पढ़ करके आए थे, दूर कौन सी चीज़ें होती हैं, पास क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ऊपर नीचे क्या है, दाएं बाएं क्या है, आगे पीछे क्या है, इन स्थानिक शब्दावली का उपयोग करना। अगर वहाँ पर 4 लिखा हुआ है और आपका लिखा है यहाँ पर 5, तो कौन किससे आगे होगा उन्हें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किताब में जो है वो शामिल की गई है, और यहाँ पर संख्याओं आकृतियों का उपयोग करके सरल पहेलियाँ बनाना और हल करना, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया हुआ है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर निपुण भारत का उद्देश्य क्या है वो आप समझ गए होंगे। अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को लेकर के बात करें तो निपुण भारत मिशन 2023 में जो इसका फुल फॉर्म है वो आप बहुत अच्छे से अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। पढ़ना, समझिएगा, पढ़ना और यहाँ पर समझ, न्यूमरेसी वाली जो चीज़ें हैं, जो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं, जो संख्यात्मकता है, यही निपुण भारत का आपका उदाहरण है। NIPUN करके आपका लिखा हुआ है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ ध्यान में रखना है। आगे आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो निपुण भारत मिशन 2023 में ये बात वही दी हुई है, कुछ किस तरीके से गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम बात करें तो 5 जुलाई को आरंभ किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये, और इसका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसका जो है फुल फॉर्म है। इन्होंने बोला कि एक ऐसे वातावरण को तैयार करना जहाँ पर हम आधारभूत साक्षरता, मतलब बेसिक सी जो साक्षरता है वो बच्चों में आए, और संख्यात्मकता का ज्ञान, यही 2 हमारे प्रमुख उद्देश्य हैं जिसे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने और अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाएगा। ये बात इन्होंने बताई हुई है। यहाँ पर 20 जून 2022 को यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा जो है ये आपका लॉन्च किया गया। ऐसे में निपुण भारत मिशन की अगर हम बात करें, ठीक है, कामगारों के लिए निपुण भारत योजना लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। खैर, ये तो आपकी एक निपुण भारत योजना है जिसमें कुछ आपकी यहाँ पर अलग से चीज़ें बताई गई हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना को भी जोड़ा हुआ है। खैर, निपुण भारत मिशन जो आपका मुख्यतः है वो आपका आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मकता। तो अब हम आपको बता दें इसके नीचे जितनी भी बातें लिखी गई हैं, यहाँ से लेकर के आगे PDF में जो भी है वो सब कुछ आपका मैं सबसे स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ। आप एक नज़र इस पर डाल सकते हैं कि आखिर भाषा साक्षरता, गणितीय कौशल में इन्होंने अगर बात की तो किन किन चीज़ों को ये शामिल कर रहे हैं। देखिए, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य, जो कि हम आपको अभी एक ही जो पिक्टोरियल, जो चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण था उसी में ही हम आपको बता चुके हैं। 2026-27 जो है इसका ये लक्ष्य जो है यहाँ पर बताया गया है, वो भी यहाँ पर समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इन्होंने कहा आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सुधार के लिए हम क्या कुछ काम कर सकते हैं, वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। स्कूल का मॉड्यूल कैसे होना चाहिए, सीखने का आकलन जो है क्या कुछ होना चाहिए इसमें, ठीक है, ये सारी बातें इसमें दी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो दोस्त है ये हमारे द्वारा KVS के हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप यहाँ पर डिटेल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे होंगे। घर बैठे आप नोट्स मंगा सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर 8081743734 दिया हुआ है। PDF फाइल्स, अगर मैं सैम्पल PDF की बात करूँ उसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ भाग दिए हुए हैं निपुण भारत मिशन को लेकर के कि उसके कौन कौन से आपके पार्ट हैं जो आप यहाँ से पढ़ पा रहे होंगे। तो उद्देश्य जो भी रहा हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बात बताई गई। आपको जब मैं नोट्स की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। हमने सब कुछ उसमें शामिल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए निपुण भारत क्या कुछ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। जब हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात करते हैं तो एक अलग से वीडियो में हम उसके बारे में भी बहुत ही कम समय में आपको सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नोट्स इसके ज़रूर बना लीजिएगा, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ें इसकी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।